आज हम लोगों का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो इज रिलेटेड टू थर्मल एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब है चलना, मूव करना। मूव करने में मैकेनिकल एनर्जी हम लोग स्पेंड करते हैं, फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, मूवमेंट होता है, दैट इज डायनेमिज्म। और थर्मल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं। सो वी विल स्टडी ए टॉपिक इन विच one form of energy, that is heat energy, is converted to other form of energy, that is mechanical energy. Simply कोयले को जलाएंगे, इंजन चलेगा। तो जलाने से हम कौन सी एनर्जी देते हैं? हीट एनर्जी। और इंजन का चलना कौन सा है? मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज हमको समझ में आ रही है। थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन होगा या किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्शन होगा, फिर वाइस वर्सा भी होगा, उल्टा भी हो सकता है। मैकेनिकल वर्क से थर्मल एनर्जी बनाना, इसमें कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है। वी नो ऑल द प्रोसेसेस, जितने भी काम होते हैं फाइनली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम ऐसे ये दो हाथों को रगड़ते हैं, फ्रिक्शन का फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, वर्क हुआ, हमारी एनर्जी खर्च हो गई। किस फॉर्म में हमने एनर्जी खर्च की? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में खर्च की, लेकिन हाथ गर्म हो गए, तो किस फॉर्म में वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लेकिन हीट से मैकेनिक्स में कन्वर्ट करना इज रादर डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसके लिए हमको कुछ ना कुछ डिवाइसेस लगती हैं जिनको हम हीट इंजन कहेंगे। तो वहां तक हमने स्टडी करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो नोट करिए, थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी conversion of heat energy to mechanical energy। थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम लोगों को पहले कुछ टर्म्स फिक्स करनी है, ऐसे वर्ड्स जिसके मीनिंग हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे व्हाट इज ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एक कलेक्शन है, कुछ चीजों का कलेक्शन है, उसमें कुछ स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये है कि उसके पास प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है और ये सब आपस में रिलेटेड होते हैं और दूसरे बॉडी के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से डिफरेंट होते हैं। क्या मतलब हुआ? एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर हमने पानी डाला और उसको गर्म किया, उस पानी से स्टीम बनती है, स्टीम का प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, टेम्परेचर चेंज होता है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? कुकर के अंदर जो गैस है, वेपर्स हैं, उसमें हो रहा है। बाहर इस कमरे में नहीं हो रहा और आजू बाजू नहीं हो रहा। तो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उस सबको हम क्या बोलेंगे? दैट इज वन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इसी तरह से मैं अपनी कार का इंजन स्टार्ट करता हूं और उसमें पेट्रोल जलता है, उसकी वेपर्स बनती हैं, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, उसमें से स्मोक बाहर निकलता है, कार आगे चलती है, इंजन आगे बढ़ता है। दिस सिस्टम इज वन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, बाहर की चीजों से अलग है। सो इस तरह से वन कलेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज गैस और लिक्विड और सॉलिड, which is undergoing certain changes of pressure, volume and temperature, and it is isolated from the other system, that is known as thermodynamical system। ठीक है? So this is thermodynamical system। अच्छा, उसके बाद थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स।
जो भी एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसमें जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं वो उसके पैरामीटर्स कहलाते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट कंटेंट्स, इंटरनल एनर्जी, These are thermodynamical parameters। ये सब चीजें बदलती रहेंगी एक दूसरे के कारण, ठीक है। So these are thermodynamical parameters। इसके बाद सिस्टम हम दो तरह के ले सकते हैं, one is isolated system and other is closed system। Okay, isolated एक ऐसा सिस्टम जिसके चारों तरफ हमने एक ऐसी दीवार लगा दी है जिससे वो बाहर के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। जैसे हमने एक कुकर लिया और उसके अंदर सब चीजें बंद की, उसको कंबल से लपेट दिया, उससे हीट बाहर नहीं निकल सकती, तो एनर्जी का एक्सचेंज उससे नहीं हो सकता है, वॉल्यूम भी उसका नहीं बढ़ सकता है। तो ये एक कैसा सिस्टम है, दिस इज आइसोलेटेड और क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा ओपन सिस्टम रहेगा जिसमें जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो वो एटमॉस्फेयर में जा सकता है, आ सकता है, दैट इज कनेक्टेड टू सराउंडिंग। ये दोनों तरह के सिस्टम होंगे, हो सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम लेते हैं ये जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल सिस्टम है। हाँ, पैरामीटर्स, ये इतने सारी क्वांटिटीज इसमें अलग अलग हो सकती हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसेसेस कितनी तरह की हो सकती हैं। दो वर्ड हम इसमें बहुत यूज करेंगे और उसमें से एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग, इसके नाम से ही पता चलता है। सराउंडिंग क्या होगा, जो उसके नेबरहुड के मॉलिक्यूल्स हैं जो उससे हीट ले सकते हैं और हीट उसको दे सकते हैं, दिस विल बी नोन एज सराउंडिंग। जैसे एक प्रेशर कुकर को हम गर्म कर रहे हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट विल बी नोन एज सराउंडिंग। अगर हमने उसको पानी में डाल दिया है तो वो पानी क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। ओके, दिस विल बी यूजिंग। अब किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग, इसके बीच में वॉल होगी, वॉल, और वो वॉल दो तरह की हो सकती है। सो नेक्स्ट इज सराउंडिंग। सिस्टम, सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वॉल होगी। वॉल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये जो वॉल है, इसके हमने दो टाइप देखे क्लास, दो तरह की वॉल हो सकती है और उसको हमने नाम दिया एडियाबेटिक वॉल, दैट इज डायथर्मिक वॉल, एंड अदर इज आई विल राइट इट ओके। एक वॉल को हम कहेंगे डायथर्मिक और दूसरी वॉल को कहेंगे एडियाबेटिक। डायथर्मिक वॉल का क्या मीनिंग है? दिस विल अलाउ हीट to pass through। allow heat to pass through। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर हम पानी गर्म कर रहे हैं तो अंदर जो पानी है और उसकी जो स्टीम बन रही है दैट इज ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, और उसकी वॉल क्या है, एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर, और बाहर क्या है, लोअर टेम्परेचर पर एयर। तो बाहर वाली लोअर टेम्परेचर की एयर क्या है, सराउंडिंग। अंदर वाटर और स्टीम क्या है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, और कुकर की वॉल क्या है, दैट इज ए वॉल, पार्टीशन वॉल। कौन सी,
क्या वो अंदर की हीट को बाहर आने देगी? आंसर है यस, आने देगी, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर मेटल। इसलिए वो किस कैटेगरी में आएगी? डायथर्मिक। ठीक है, अगर हम उस पर कंबल लपेट दें, फेल्ट को लपेट दें, इतना इंसुलेट कर दें कि वो बाहर नहीं आ सकेगी, तो वो जो कंबल की दीवार है, वो जो फेल्ट की वॉल बन गई है, वो वॉल कैसी कहलाएगी? एडियाबैटिक। सो डायथर्मिक अलाउ हीट टू पास थ्रू एंड एडियाबैटिक will not allow heat to pass. Will not allow heat to pass through. ओके, ये दो तरह की वॉल्स हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट्स। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। किसी भी स्टेट में जब पैरामीटर्स चेंज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इनका आपस में एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन वी नो, दैट इज PV इज इक्वल टू RT। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स। यस, सो P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर एंड R इज yes universal gas constant, N is number of moles. So this will be known as equation of the state. इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में कितनी तरह की प्रोसेसेस होती हैं? ये प्रोसेसेस आप लोग जानते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में हम इसे बहुत यूज करते हैं। thermodynamical processes. Number 1, isothermal. Number 2, adiabatic. हाँ बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलेंगे? क्या कंपलसरी है उसमें? द टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। तो फिर किसको चेंज होना चाहिए? रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, सब चेंज हो सकता है। प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड हीट कंटेंट्स, हमने ये पढ़ा था। इतने सारे चीजें होती हैं एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट कंटेंट्स और इंटरनल एनर्जी। इसमें क्या चीज सिर्फ कांस्टेंट रखनी है, जरूरी है? टेम्परेचर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम, हीट, एनर्जी जैसा बदलना है बदल लें, वी डोंट माइंड। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, एडियाबैटिक। Heat contents are constants. Heat contents are constant. Isobaric. बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। सो प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, क्या बचा? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं बदलने देंगे उसको क्या कहेंगे? आइसोकोरिक। गुड। वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये आइसोबैरिक, आइसोकोरिक।
इसमें हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, इनको हम ज़्यादा काम करेंगे। इसके अलावा दो एडजेक्टिव्स और हैं, इसको भी आप जानते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, एक प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसके PVT इसकी कुछ वैल्यू है, उसके बाद प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, कभी प्रेशर, कभी वॉल्यूम, कभी टेम्परेचर, ऐसे चेंज होने के एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप के बाद में फिर से वो ओरिजिनल वैल्यू आ गई PVT की, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है। बीच में कोई भी पैरामीटर चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद उसकी ओरिजिनल वैल्यू PV और T ये वापस आ जाएगी, दैट नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। So original value after certain changes original values come back or return to original values. ये होती है साइक्लिक प्रोसेस। इसी तरह से हम एक और चीज यूज करते हैं केमिस्ट्री में, विच वी कॉल रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल, ये हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? द प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स्ड and give back the same parameters in the same path, that is reversible, और जो वापस नहीं आ सकती उस रास्ते से, that is irreversible। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत कम होती हैं, एक्चुअली नहीं होती है। ओके, तो ये अब इसके बाद हम अगली चीज स्टडी करते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंजेस जो होते हैं, इनको हम एग्जिबिट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं एक डायग्राम से कि उसमें प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजेस कैसे हुए, चेंजेस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसको शो करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम को हम बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम, दैट इज PV इंडिकेटर डायग्राम। PV इंडिकेटर डायग्राम वो होता है जिसमें कि हम ये दो एक्सिस लेंगे, इन वन एक्सिस देयर विल बी प्रेशर एंड द अदर एक्सिस विल बी वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, उससे हमको ये पता लगता है कि अगर P को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, रिवर्स अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो P डिक्रीज होगा। सो इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल फॉल डाउन एंड वी फाइंड दैट इट इज लाइक दिस। ये प्रेशर हाई है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर वॉल्यूम और ज्यादा हो गया, गैस फैल गई तो प्रेशर कम हो गया, फिर वॉल्यूम और ज्यादा हुआ, प्रेशर कम हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ बनता है ये क्या बताता है, फॉर डिफरेंट वॉल्यूम देयर इज डिफरेंट प्रेशर, और इसको हम कहेंगे PV ग्राफ, और दिस विल बी इंडिकेटर डायग्राम। यहां पर P की एक सर्टेन वैल्यू है और ये वॉल्यूम की भी सर्टेन वैल्यू है, और यहां हम पहुंचते हैं P2 V2। अगर ये प्रोसेस में हमने प्रेशर वॉल्यूम को इंक्रीज किया है तो प्रेशर कम होगा। ये भी हो सकता है कि हम इस प्रोसेस में वॉल्यूम को ऐसा दबाएं तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेशर, टू टाइप ऑफ
प्रोसेस, वॉल्यूम को इंक्रीज करना, वॉल्यूम को डिक्रीज करना, क्या कहते हैं इसको? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इज एक्सपेंशन एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम इज कंप्रेशन। इंडिकेटर डायग्राम में हमको ये इंडिकेट करना है वेदर दिस इज ए कंप्रेशन और दिस इज ए एक्सपेंशन, तो उसको हम हमेशा एरो से दिखाएंगे। ये अगर मैं यहां पर ऐसे एरो लगाता हूं तो ये कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है? ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। और अगर इस एरो को ऊपर कर देंगे तो ये क्या दिखाएगा? यस, दिस इज compression and this is expansion। ठीक है, तो इस तरह से कंप्रेशन और एक्सपेंशन हम इससे दिखा सकते हैं। दिस इज, अब उसके बाद हम दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। पहले लेते हैं आइसोथर्मल चेंजेस। दो तरह के चेंजेस हमने स्टडी किए हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल चेंजेस, आइसोथर्मल चेंजेस में पहली कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, डेल्टा टी जीरो। ओके, बाकी चीजें इसकी बदल सकती हैं। ये प्रोसेस हम कैसे अचीव करते हैं? इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए जिस लोकेशन में या जिस बर्तन में ये प्रोसेस हो रही होगी उस बर्तन की वॉल कैसी होनी चाहिए? Should it be adiabatic or should it be the other one, क्या कहते हैं उसको? डायथर्मिक। देखिए, हमने किसी सिस्टम को गर्म किया, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हम चाहते हैं मत बढ़े। कैसे हो सकता है? वो अपनी हीट को बाहर निकाल दे। बाहर निकालने के लिए उसको वॉल कैसी चाहिए? यस, उसको डायथर्मिक वॉल चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वॉल हमेशा कैसी होनी चाहिए? डायथर्मिक। अच्छा, अगर हमने किसी चीज को ठंडा किया, कोई ऐसी अंदर प्रोसेस कर दी, बर्फ डाली, तो वो ठंडा हो गया। हम चाहते हैं कि वो आइसोथर्मल रहे, यानी टेम्परेचर ना बढ़े, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको मेटल के बर्तन में रखेंगे तो बाहर से हीट जो वो है मेटल से ले लेगा, गुड कंडक्टर से, और फिर से गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर विल कम टू दी ओरिजिनल वैल्यू। तो इसलिए वॉल हमेशा कैसी होनी चाहिए? जो हीट को अलाउ करे, जाने दे। सो इट शुड बी ए कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल को हम क्या कहते हैं? डायथर्मिक। डायथर्मिक और कंडक्टिंग वॉल। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज, टेम्परेचर को अगर हमने कांस्टेंट रखना है तो एक प्रोसेस, दो प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर हमारे पास गैस है, हमने उसको ऐसे दबाया, दबाने से PV = RT फॉर्मूले से उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो वो आइसोथर्मल नहीं रही प्रोसेस। फिर से ये गैस को मैंने ऐसा लिया, पिस्टन लगाया और इसको थोड़ा सा दबाया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, 1 सेकंड वेट किया तो ये टेम्परेचर ये वाली दीवार से रेडिएट आउट हो गया। फिर दबाया, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, इस वॉल से रेडिएट आउट हो गया। फिर दबाया, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा और दीवार से रेडिएट आउट हो गया। अब ये पूरा दब गया, टेम्परेचर सेम है।
कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा देखिए, तेजी से दबाया, टेम्परेचर बढ़ा और उसको हमने टाइम ही नहीं दिया कि बाहर जा सके और ये गर्म हो गया, अब ये आइसोथर्मल नहीं है। तो आइसोथर्मल के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस शुड बी स्लो। प्रोसेस शुड बी स्लो। दो तरह की प्रोसेस हो सकती है, सडन एंड स्लो। तो जो आइसोथर्मल होगी वो कैसी होगी? स्लो प्रोसेस होगी। और सडन प्रोसेस जो होगी उसमें टेम्परेचर तुरंत चेंज होगा। देखिए, टेम्परेचर तो हर एक में चेंज होगा। एक बार हम ये कह सकते हैं कि उस टेम्परेचर का जो चेंज हुआ वो बाहर की हीट दे दे, बाहर को हीट दे दे या बाहर से हीट ले ले और अपने टेम्परेचर को वापस ले आए, तब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। लेकिन ये याद रखिए, बेसिकली कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल होती नहीं है। जब भी हम पैरामीटर चेंज करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर बदलेगा। लेकिन हम दूसरा इलाज क्या करते हैं? सराउंडिंग के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? हीट अगर इसके पास ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, हीट को बाहर निकाल देगी, टेम्परेचर वापस। और अगर यहां इसकी हीट कम हो गई तो बाहर से हीट ले लेगी, क्योंकि इसकी दीवार कैसी है? कंडक्टिंग, हीट का लेना देना अलाउ करेगी, तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा, लेकिन हीट को जाने और आने में कुछ टाइम तो लगेगा। इसलिए प्रोसेस कैसी करनी पड़ती है? स्लो। सो तीसरी चीज, स्लो प्रोसेस। तो इसके वॉल कैसे रहेंगे? कंडक्टिंग। और प्रोसेस कैसी रहेगी? स्लो। ये आइसोथर्मल और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये आइसोथर्मल की कुछ हो गई एग्जाम्पल्स। राइट, एग्जाम्पल्स नोट करिए। वन एग्जाम्पल इज मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग, मेल्टिंग प्रोसेस में जब बर्फ पिघलनी स्टार्ट होती है तो टेम्परेचर कितना होता है? 0। जितनी देर लग जाए उसको हम हीट देते जा रहे हैं, सिस्टम हीट ले रहा है, टेम्परेचर कितना है? 0। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दिस इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह से बॉइलिंग इज ऑल्सो ए आइसोथर्मल प्रोसेस। सो मेल्टिंग, बॉइलिंग ये है। और जब हम किसी सिलेंडर में गैस को स्लोली दबाते हैं ताकि टेम्परेचर इंक्रीज मत हो, तो वो प्रोसेस भी कैसी होगी? आइसोथर्मल। सो मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड स्लो कंप्रेशन। स्लो कंप्रेशन, ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस। अच्छा, अब इन आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज P into V is equal to constant. This is the equation of the isothermal process. Okay, उसके बाद इंडिकेटर डायग्राम्स। इंडिकेटर डायग्राम आपने ये देखे हैं, यही होते हैं। These are known as isotherms, isothermal process। और इसमें अगर हमको मालूम है एक्सपेंशन हो रहा है तो एरो ऐसा लगेगा, कंप्रेशन हो रहा है तो ऐसा लगेगा। ये तीन क्या दिखाते हैं? इन तीनों में किसका टेम्परेचर कम, किसका टेम्परेचर ज्यादा? तो आंसर है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये T3 टेम्परेचर पर है, ये T2 पर है और ये T1 पर है। तो इनमें बड़ा कौन?
यस, T3 इज मोर देन 2 इज इक्वल टू T1। तो अगर हमको दो आइसोथर्मल दिए गए हैं, एक जैसा स्लोप है और हमको पूछा गया दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आंसर होगा वन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट ए हायर टेम्परेचर। कौन सा? ऊपर वाला, that is taking place at a higher temperature because it is higher temperature which increases the value of pressure। तो यहां पर अगर हमने ये V लिया, ये P लिया, तो एक पर्टिकुलर P पर इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए T2 T1 से बड़ा है। तो ये होते हैं इंडिकेटर डायग्राम इन PVRT। अच्छा, उसके बाद हमने करना है एक और चीज, द चेंजेस डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होती है आइसोथर्मल में? 0। दैट वी हैव डन। ओके, उसके बाद हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंजेस। स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है? फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक हीट का? स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, कोई भी स्पेसिफिक हीट हो, दैट इज इक्वल टू dQ बाय dt, चेंज इन टेम्परेचर। अब आइसोथर्मल में ये क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर इज 0। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इसको 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर आपको समझ में आया। इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस? इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों? आप इनफाइनाइट हीट उसको दीजिए, टेम्परेचर का राइज क्या होगा? कुछ नहीं, बिकॉज इट्स ए आइसोथर्मल प्रोसेस। सो स्पेसिफिक हीट होती क्या है? स्पेसिफिक हीट इज दैट क्वांटिटी ऑफ हीट विच रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। लेकिन आइसोथर्मल टेम्परेचर में हम हीट देते जा रहे हैं और टेम्परेचर राइज नहीं होता है, भले इन्फिनिटी हीट दे दीजिए, इसलिए उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी मानी जाएगी? इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इतनी सारी चीजें हो गई, एक चीज बचती है, वर्क डन। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन के लिए हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक इन दोनों के अलग से कैलकुलेशन करेंगे वर्क डन के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में भी यही सारे पॉइंट 1 बाय 1 लिखेंगे। तो पहला हम लेते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन, क्या चीज नहीं चेंज होती? हीट कंटेंट चेंज नहीं होंगे। सो फर्स्ट, हीट कंटेंट will not change। अच्छा, अब हीट कंटेंट नहीं चेंज होंगे, इसके लिए यहां जो डेल्टा T 0 है, यहां पर हम पढ़ेंगे dQ कितना होगा? 0। चेंज इन हीट को हम क्या लिखते हैं? dQ। हीट को Q लिखते हैं, तो चेंज इन हीट को क्या लिखेंगे? dQ। अच्छा, अब इसके लिए हमको कंडीशन क्या चाहिए? द वॉल शुड बी डायथर्मिक। यहां पर वॉल क्या होनी चाहिए? एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक के लिए कॉमन हम क्या लिखेंगे? इंसुलेटिंग। सो वॉल कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटिंग। ठीक है, ओके। अब उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड हम लेते हैं स्लो और सडन।
सडन प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर सडन प्रोसेस होगी देन दिस विल बी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सडन प्रोसेस कैसी होती है? सडन प्रोसेस है जैसे एक टायर बस्ट हुआ और उसकी हवा ऐसे सडनली निकल गई, तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसी तरह से अगर हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, जैसे साइकिल पंप से हवा भरते हैं, तो हम बड़ी तेजी से उसको दबाते हैं और उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गर्म हो जाती है, और वो हीट अगर उसमें रहती है, भले उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी? दैट विल बी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की निशानी क्या है? सडन प्रोसेस। और इसी को उल्टा कर लो, जो प्रोसेस सडन प्रोसेस हो रही होगी वो कौन सी होगी? एडियाबैटिक। सो एनी प्रोसेस विच इज सडन, which does not have time to exchange heat, then what will happen? The heat contents will change its temperature and that process will be adiabatic process. अच्छा, उसके बाद ये sudden process हो गई। अगली चीज हम इसमें लेते हैं, next is examples. Bursting of tire, this is one example. Other example, साउंड वेव्स जब ट्रेवल करती हैं तो यहाँ पर प्रेशर चेंजेस होते हैं और ये प्रेशर चेंजेस बहुत सडन होते हैं। एक सेकंड में 500 बार, एक सेकंड में 1000 बार। अभी मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर जो कंप्रेशन ऐसे बन रहे हैं वो एक सेकंड में 400 बार हो रहे हैं, 400 टाइम्स। एंड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स these compressions will be 1000 times. तो ये कंप्रेशन इतने फास्ट होते हैं कि उसकी कंप्रेशन से हीट तो जरूर बनेगी और वो हीट बाहर एटमॉस्फेयर में प्रोपेगेट नहीं हो सकती, उसके पहले ही उसमें एक्सपेंशन हो जाता है, फिर कंप्रेशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज आर सडन, द हीट कैन नॉट गो आउट, सो ऑल दैट विल बी नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस. So compressions for sound. So these are sudden processes. अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. इक्वेशन P और V इसमें भी चेंज होता है, ओके, और लेकिन इसमें जो P और V कांस्टेंट होता है, दैट इज P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता. दिस इज P मल्टीप्लाइड बाय V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये गामा क्या है? Gamma is a number which is ratio of Cp by Cv. Molar heat, molar specific heat of the gas at constant pressure and molar specific heat of the gas at constant volume. So this is gamma. Right. So this is equation of the adiabatic process. उसके बाद हम देखते हैं इसके ये इसका प्रेशर और वॉल्यूम इनका रिलेशन है. इसके प्रेशर और टेम्परेचर में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में इसमें भी रिलेशंस होते हैं और वो रिलेशंस हम डिराइव कर सकते हैं. ये रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का. दिस इज रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट. लेकिन जब ये रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम का आएगा तो ये क्या हो जाएगा? T अपॉन 1 माइनस गामा, और V को ऊपर लाएंगे तो V गामा माइनस 1. आपने चार्ल्स लॉ के रिलेशन पढ़े हैं. PV इज इक्वल टू RT में क्या होता है? V और T का रिलेशन. V इज प्रोपोर्शनेट टू T और V अपॉन T इज ए कांस्टेंट. ये भी यहां पर वैसा ही है. T अपॉन V, T
T अपॉन V, लेकिन ये पूरा V नहीं है, ये V कितना है 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा V टू द पावर गामा माइनस 1। ये इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, आप चाहे तो कर सकते हैं, इट्स अवेलेबल इन द बुक। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर ऐसा होगा, प्रेशर टेम्परेचर दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आइसोथर्मल में क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT, V और R कांस्टेंट है, सो P इज प्रोपोर्शनेट टू T, दोनों की पावर 1 1, इसमें इसकी पावर 1 माइनस गामा और इसकी पावर गामा ऐसी रहती है। तो इसके रिलेशन PV इज इक्वल टू RT से थोड़ा हटकर हैं, इसलिए हमको ये डेरिवेशन करके ये निकालना पड़ा। ओके, सो दीज आर द रिलेशंस। इसके बाद स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू MST। ये जो हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MST, इसमें देखिए S का फॉर्मूला क्या बना, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। S का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। अब इसमें क्या चीज के बारे में आप जानते हैं, इसमें से कोई चीज के बारे में जानते हैं, चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर। एडियाबैटिक में क्या होता है, dq is equal to 0. If dq is equal to 0, then this whole expression will become 0. So, specific heat in adiabatic expression is 0. Specific heat in isothermal changes is infinity. Isothermal infinity, adiabatic 0. तो specific heat समझ आया? ओके, सो ये कंडीशंस हैं इनकी। अब इसके बाद हम लेते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम इसका भी वैसा ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इनके इंडिकेटर डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस होता है। किस तरह का डिफरेंस होता है, तो आंसर है उनके स्लोप का डिफरेंस होता है। तो उनके स्लोप का डिफरेंस होगा और दोनों के जो डायग्राम बनेंगे वो इस तरह से होंगे, देखिए ऐसा, और दूसरा डायग्राम ये एक प्रेशर था P1 V1, उसके बाद यहां पर ये P2 और ये V2। ये आप देख रहे हैं प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। इस प्रोसेस में भी प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। इसमें से एक प्रोसेस आइसोथर्मल है और एक प्रोसेस एडियाबैटिक है। प्रोसेस हो कौन सी रही है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन, तो एरो से पता लगेगा। तो हमने एरो बनाया, ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बोला आपको, इसलिए एरो ऐसा लगेगा, ये ऐसे एरो लगेगा। तो ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सपेंशन। अब इन दोनों में ये वाला जो स्लोप है, दिस बिलोंग टू आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये वाला दिस इज एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का स्लोप ज्यादा होता है, और लेकिन जब हम कंप्रेशन करते हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस होती है। ये वॉल्यूम इतना था किसी गैस का इनिशियल, ये आ गया P2 V2, दिस इज P3 V2 या P3 V3, कुछ भी मान लीजिए।
अब यहां से हमने स्टार्ट किया एक दूसरी प्रोसेस P1V1 और उसमें कंप्रेशन शुरू किया, कंप्रेशन। ये कंप्रेस होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये चला ये ऐसे, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, कंप्रेशन हो गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस दिस कंप्रेशन। ये आइसोथर्मल था। अगर एडियाबैटिक करते हैं सडन तो वो कंप्रेशन होता है, ओ उल्टा बन गया, ये ज्यादा प्रेशर है और ये कम प्रेशर है, तो ये वाली जो प्रोसेस है ऊपर वाली, दैट विल बी एडियाबैटिक। एंड दिस विल बी आइसोथर्मल। तो देखिए दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है, ये जल्दी ऊपर चढ़ा है तो जिसका स्लोप ज्यादा है एडियाबैटिक, जिसका स्लोप ज्यादा है एडियाबैटिक। लेकिन ये ऐसे दोनों अलग अलग दिखते हैं, आपको किससे चेक करना है, स्लोप से। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। ओके, इसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन नोट कर सकते हैं कि इसका स्लोप कितना होता है आइसोथर्मल में और कितना होता है एडियाबैटिक में। स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला देखिए। स्लोप का फॉर्मूला, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, सो स्लोप इज गिवन बाय ए टेंजेंट। ये एंगल की टेंजेंट अगर निकालेंगे दैट गिव्स द स्लोप। ये फॉर्मूला आप सबको मालूम है, स्लोप इज गिवन बाय टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर किसका चेंज है, प्रेशर का, और बेस किसका चेंज है, तो स्लोप क्या होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। स्लोप ये स्लोप होता है। तो इसको हम दोनों फॉर्मूला में देख लेते हैं कि आइसोथर्मल के फॉर्मूला में कैसे आएगा और ये जरा मैथमेटिक्स इसकी समझिए। पी वी इज इक्वल टू के, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसको कांस्टेंट मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला क्या आया, पी डी वी प्लस वी कांस्टेंट और इसको डिफरेंशिएट किया डी पी। ये किसका हो गया, ये वाला डिफरेंशिएशन किसका हो गया, पी वी का, पी कांस्टेंट, वी का डिफरेंशिएशन डी वी, वी कांस्टेंट और पी का डिफरेंशिएशन डी पी इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये करने के बाद में हमने इसको इधर ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके dv को नीचे ले आए, तो dp अपॉन dv इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर गया था p और उसके नीचे v, p उसके नीचे v। ठीक है, तो dp बाई dv का एक्सप्रेशन किसके बराबर है, माइनस p अपॉन v। इसको यहीं तक करके हमने रोक दिया। अब हम लेते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में इक्वेशन क्या होता है, p इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू k। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो देखिए कैसे, पहले हमने p को कांस्टेंट लिया और v को डिफरेंशिएट किया, तो p को कांस्टेंट लेंगे, दैट विल बी दिस वे, p को कांस्टेंट लिया और v को डिफरेंशिएट किया, किसको, v टू द पावर गामा। v टू द पावर गामा को डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा, गामा सामने आ जाएगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। ये गामा सामने आ गया और इसकी पावर एक कम हो गई। ये कौन डिफरेंशिएट हुआ, v टू द पावर गामा। p वैसा का वैसा ही है। दूसरी बात, हमने इसको ऐसे का ऐसा ही रखा, v टू द पावर गामा, और p को डिफरेंशिएट किया dp। तरीका समझ आया, p कांस्टेंट, v टू द पावर गामा डिफरेंशिएशन, और फिर v का डिफरेंशिएशन किया dv। ओके, फंक्शन ऑफ द फंक्शन। यहां पर प्लस, दूसरी बार इसको कांस्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट किया dp इज इक्वल टू, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया 0। ये वाला स्टेप, इज इट क्लियर। उसके बाद
हमने इसको उठाकर ये वाले को इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इस तरफ ले आए राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। v टू द पावर गामा dp इज इक्वल टू, वो इधर ला गया माइनस गामा इंटू p v टू द पावर गामा -1, ये आ गया इंटू dv। अब हमें चाहिए था dp बाई dv, तो ये रहा dp और ये रहा dv। dv को उठा के इधर ले गए, dp अपॉन dv, और v को उठा के इधर ले आए, तो ये मिला हमें। dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p, ये रहा p v की पावर गामा -1 और इधर वाला v टू द पावर गामा नीचे आ गया, v टू द पावर गामा नीचे आ गया। अब यहाँ पर v की पावर गामा है और यहाँ उससे एक कम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये v की पावर 4 है और ये v की पावर 4 - 1 3 है, तो v की पावर 4 v की पावर 3 कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा, एक v। कोई भी वैल्यू आप रखो गामा की, नीचे एक v बचेगा, तो ये नीचे क्या आ गया, v। p अपॉन v, सामने क्या है, गामा। अब देखिए यहाँ पर गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ये वाला स्लोप जो आइसोथर्मल में आया था dp बाई dv स्लोप, ये स्लोप आइसोथर्मल में इसके बराबर है ये, और एडियाबैटिक में भी ये तो है ही है, इसके साथ और कौन मल्टीप्लाई हो गया, गामा, विच इज मोर देन 1। तो स्लोप किसका ज्यादा हुआ, एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा हो गया, बिकॉज गामा इज मोर देन 1। तरीका समझ आया? तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो ये बताता है दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज मोर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इसलिए दोनों जगह हमको जो स्लोप मिलता है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, एंड दैट इज ये जो दोनों प्रोसेस होती है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इसमें गैस पर कितना वर्क किया जाता है। गैस पर वर्क कैसे होता है, तो आंसर है गैस का, जब हम वॉल्यूम ऐसे कंप्रेस करते हैं तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज वर्क डन, और तभी उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेंगे तो उस पर वर्क डन होगा। चेंज करेंगे, चेंज में दोनों चीज आती है, कंप्रेशन भी और एक्सपेंशन भी। नॉर्मली किसी गैस में जब एक्सपेंशन होता है तो वो गैस काम कर रही होती है, और हम जब उसको कंप्रेस करते हैं तो हम उस पर काम करते हैं, लेकिन काम तो होता है। हम काम करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा, और गैस काम करेगी तो उसका वॉल्यूम बड़ा। ठीक है, तो ये वर्क डन हुआ। अब ये वर्क डन दोनों तरह से हो सकता है। धीरे धीरे गैस को दबाएंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो वर्क डन कैसा है, आइसोथर्मल। और सडनली दबाएंगे, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो वर्क डन कैसा है, एडियाबैटिक। लेकिन वर्क डन तो दोनों में है। और अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि आइसोथर्मल में कितना वर्क डन होगा और एडियाबैटिक में कितना वर्क डन होगा। इसे देखिए, आइसोथर्मल में चेंजेस पहले करते हैं। और वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन लेंथ। जैसे ही हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, फोर्स विल चेंज। तो ये कैसा फोर्स है, कांस्टेंट की वेरिएबल, इट इज ए वेरिएबल फोर्स। इसलिए हम इसमें फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फुल लेंथ नहीं लगा सकते, बिकॉज द फोर्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी लेंथ पहले इंक्रीज करते हैं, और हमारा फॉर्मूला बनता है ए स्मॉल वर्क डन डेल्टा V डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल लेंथ। ओके, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया into small length, but area into length is volume, so area into delta L is delta volume, छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये प्रेशर और ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम dV। तो ये आ गया
स्मॉल वर्क डन डेल्टा V इज इक्वल टू P इंटू dV। ये फॉर्मूला याद रखिए, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये वर्क डन होता है। तो वर्क डन के लिए वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है। अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 कर देंगे तो वर्क डन भी 0 माना जाएगा, ये पक्का याद रखिए। ठीक है, तो गैसेस में वर्क डन का इंडिकेटर कौन है? चेंज इन वॉल्यूम, पक्का। ठीक है, जब भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है वर्क हो रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा वर्क है। उस वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम V1 था, गैस ने बढ़ाते 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 V2 कर दिया, तो गैस ने कितना काम किया? तो उसको हम कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वर्क डन इंटीग्रेट करेंगे कौन सी दो लिमिट में? V1 से V2। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। नाउ P इज ए फंक्शन ऑफ V, इसलिए हमको P को कन्वर्ट करना पड़ेगा V में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन किसका है? वॉल्यूम का, dV। जिसका वेरिएशन होता है उसके फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो हमको एक फॉर्मूला याद है, PV इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू RT में P किसके बराबर होता है? RT डिवाइडेड बाय V। तो P को हमने क्या लिखा? RT डिवाइडेड बाय V, और ये dV। इसको इंटीग्रेट करेंगे, R और T, इसको हम नहीं चेंज कर रहे। कैसे मालूम? R इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट और T क्यों कांस्टेंट है? वेरी गुड, बिकॉज इट्स ए आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ गए। तो dV अपॉन V, अब 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन हमको पता है, log V, सो विल राइट इट log V, लिमिट्स V1 V2, और ये आ गया log V2 माइनस log V1। ये जो चीज होती है log V2 माइनस log V1, मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है? log V2 अपॉन V1, ये आ गया। लेकिन इस log का बेस कौन है? E। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ गया। अगर हमको इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, हमारा टेबल बेस 10 का है, अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्शन फैक्टर सामने लगा देंगे, 2.3026। अब ये log E किस में कन्वर्ट हो गया? log 10 में। ठीक है, सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वैसे ही एक छोटा सा, इतना सा ही एक डेरिवेशन है, दैट इज वर्क डन फॉर एडियाबैटिक चेंजेस। उसे देखिए, वर्क डन इन एडियाबैटिक, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। वर्क डन इज इक्वल टू P dV, ये हम पहले कर चुके हैं। ये वर्क डन इज इक्वल टू P dV V1 टू V2, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हमने P की वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ पर आते हैं कि एडियाबैटिक में इक्वेशन P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू K होता है, तो P की वैल्यू V टू द पावर गामा नीचे आ गया। ये जो नीचे आया इसको हम न्यूमरेटर में ले गए, तो इसकी पावर माइनस हो गई, V टू द पावर -1, K इंटू V टू द पावर -1। क्लियर? ये P, यहाँ पर हमने P की वैल्यू रख दी K V टू द पावर -1। K कांस्टेंट है, बाहर ले लिया थोड़ी देर के लिए। अब V टू द पावर समथिंग है, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से पावर एक इंक्रीज होती है, तो इसमें 1 इंक्रीज किया, कितना हो गया? माइनस गामा प्लस 1, 1 को पहले लिखा, 1 माइनस गामा। ठीक है, और जो पावर बनती है उससे डिवाइड कर देते डिनोमिनेटर, ये डिवाइड आ गया डिनोमिनेटर, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हैं? V1 टू V2, V1 टू V2। अब 1 माइनस गामा भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 1 माइनस गामा। K को हमें जरूरत है, हमने अंदर ले लिया, फिर से K अंदर आ गया। V को एक बार रखना है V2, और माइनस लिख के रखना है V1। जब V2 रखा, V2 पावर 1 माइनस गामा, फिर इसको V1 रखा, V1 पावर 1 माइनस गामा। ये एक्सप्रेशन हमने यहां बना के रोक दिया। यहां तक समझ आ गया? अब उसके बाद फिर से हम आते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। ये बॉयल्स लॉ है। अगर ये आइसोथर्मल है तो P1 V1 है, और अगर एडियाबैटिक है तो P1 V1 टू द पावर गामा है। ये P1 V1 टू द पावर गामा, ये इसके बराबर होता है। तो P1 किसके बराबर हुआ? या इसमें देखिए, हम निकालना चाहते हैं V टू द पावर 1 माइनस गामा किसके बराबर होगा?
ये गामा है, इसमें एक माइनस कर दीजिए तो यहां क्या बचेगा, ये थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये क्या चीज है, P2V2 टू द पावर गामा, P2V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू K। इस गामा को मैंने दो हिस्से कर दिए, एक P2V2 इंटू V2। अब बताइए इसकी पावर क्या होगी, एक यहां चला गया तो ये हो जाएगा गामा -1। समझ में आया ना, जैसे किसी की पावर 7 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, V टू द पावर 7 इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय V टू द पावर 6, एक कम करके। वैसे ही मैंने इसको लिखा V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू K। अब P2V2 किसके बराबर हुआ, P2V2 इज इक्वल टू K अपॉन V2 टू द पावर गामा -1। अब इसको ऊपर लाइए तो ये क्या हो जाएगा, P2V2 इज इक्वल टू K इंटू V टू द पावर, ये माइनस होगा, माइनस होके क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा। K इंटू V2 1 माइनस गामा किसके बराबर हुआ, P2V2। तो अगर ये V1 होगा तो ये किसके बराबर होगा, P1V1, क्योंकि ये ऐसा है। ये बात समझ में आ गई, पहले देख लीजिए, ये चीज आपको समझ में आ गई कि इसके बराबर ये है, लेकिन यहां पर देखिए KV2 1 माइनस गामा, KV2 1 माइनस गामा, ये किसके बराबर होता है, P2V2, इसलिए मैंने इसके बदले में क्या लिख दिया, P2V2। ठीक है, इज इट क्लियर। और इसी तरह से इसके बदले में क्या आ जाएगा, P1V1। ठीक, यहां तक हो गया। अब उसके बाद देखिए सिंपल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT, इसलिए हम P2V2 को क्या लिख सकते हैं, RT, P1V1 को RT1। ये T1 T2 क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जब भी हम कंप्रेशन करें, एक्सपेंशन करें, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। शुरू किया था तो टेम्परेचर T1 था, और जब प्रोसेस कंप्रेस हो गई, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो टेम्परेचर T2 हो गया। तो एडियाबैटिक में टेम्परेचर T1 T2 होते हैं, इनिशियल और फाइनल। जब वॉल्यूम V1 है तो टेम्परेचर T1 है, जब वॉल्यूम V2 है तो टेम्परेचर T2 है। इसलिए जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं V1 से V2, तो वर्क डन कहां से कहां होता है, वर्क डन की लिमिट क्या हो जाएंगी, T1 टू T2। समझ आया, T1 प्रोसेस स्टार्ट, T2 प्रोसेस फिनिश। अब PV को हमने क्या लिखा, RT, इसको भी क्या लिखा, RT, R कॉमन मिल गया हमको, T2 माइनस T1 अपॉन ये वाला 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा वैसे ही है। तो ये आ गया वर्क डन फ्रॉम T1 टेम्परेचर टू T2 टेम्परेचर इज R, T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, और इसमें हमने T का सहारा लिया है। PV का भी ले सकते थे, मेजरमेंट मुश्किल होता है क्योंकि PV इज इक्वल टू RT होता है, इसलिए आप देखिए बेसिक चीज वही है, RT। PV इज इक्वल टू वर्क डन होता है, वर्क डन माइनस वर्क डन इज इक्वल टू द नेट वर्क डन। तो बेसिक डायमेंशन सब ठीक है। चूंकि मेजरमेंट हम टेम्परेचर का कर लेंगे, इसलिए इसमें वर्क डन हमको कैलकुलेट करना आसान है। सो दिस इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। सो वी हैव डन व्हाट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कितनी तरह की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज होते हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। दोनों के 6 फीचर हमने पढ़े हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी वॉल कैसी होती है, कौन सी स्लो है, कौन सी फास्ट है, और किसमें स्लोप कैसा होता है, उनके इंडिकेटर डायग्राम कैसे होते हैं, और वर्क डन दोनों में कितना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब आपको इसका हर फीचर याद हो जाना चाहिए, तब हम आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशंस और इंजन इसके बारे में पढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।